राम शंकर दिनकर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस दिनकर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सिविक्स का टॉपिक एक लेके आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेटो का पूरा जीवन परिचय, इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी हैं, क्या क्या इनके सिद्धांत रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके आगामी यूपी जो टीजीटी और यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी पीजीटी सिविक्स और यूपी टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो एलटी और जीआईसी लेक्चरर की आपकी वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। तो हम इस वीडियो में पूरा इनके परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था। कई बार नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था, तो अरिस्टोक्लीस था। किंतु चौड़े शरीर के कारण व्यायाम गुरु ने इनका नाम प्लेटो रख दिया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विश्वविद्यालय में इन्हें भेजा गया। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण उनकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु सुकरात को जब 399 ईस्वी में मृत्युदंड मिला तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसकी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और दार्शनिक जीवन को अपना लिया। तो जब इनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था तो उससे इन्होंने दार्शनिक जीवन अपना लिया। इस मोड़ को मैक्सी ने लिखा है। जब इन्होंने राजनीतिक जीवन छोड़ के दार्शनिक जीवन अपनाया तो ये कोटेशन दिया है मैक्सी ने कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। कई बार ये पूछा जाता है कोटेशन किसका है, तो ये कोटेशन है प्लेटो में पुनः जीवित हो गया मैक्सी का। प्लेटो ने शिक्षण कार्य के लिए अकादमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसके प्रवेश द्वार पर अंकित था ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, यानी जिसे गणित ना आता हो वो यहाँ प्रवेश ना करें। तो ये कोटेशन कहाँ लिखा था, तो जो प्लेटो की अकादमी थी वहाँ ये लिखा था। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लेटो के सभी 36 ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली में हैं। तो आपसे यदि शैली पूछी जाए तो कौन सी, संवाद या वार्तालाप शैली में इनके कितने ग्रंथ हैं, कुल 36 ग्रंथ। उसके प्रसिद्ध ग्रंथों में रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लाज, एपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट आदि हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी पूरी आप कॉपी पेन लेकर लिस्ट बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिसमें सबसे प्रसिद्ध इनका रिपब्लिक है, जिसने इसको अमर कर दिया था। प्लेटो का सबसे जो ज़्यादा पूछा जाने वाला ग्रंथ कौन सा है, वो है रिपब्लिक, जिससे बिल्कुल प्लेटो को रिपब्लिक ने इसे बिल्कुल अमर कर दिया। अब प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया तो उसमें प्लेटो क्या कहते हैं, रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति है, यानी न्याय किस तरह का होना चाहिए और न्याय की खोज किस तरह से करनी है। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। प्लेटो लिखता है जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्लेटो का न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं, नैतिक अर्थ में। तो प्लेटो जो है वो नैतिक न्याय की मांग करता है। प्लेटो नैतिक न्याय की मांग करता है, वैधानिक न्याय की मांग यहाँ पे नहीं करता। प्लेटो का न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन प्रचलित न्याय संबंधी धारणा का विवेचन और खंडन किया। सिफिलिस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। ये कुछ कोटेशन है न्याय से संबंधित। तो सिफिलिस कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। ये यूपी पीजीटी में सिविक्स का जो पेपर यूपी पीजीटी का हुआ था अभी पिछले वर्ष, उसमें ये पूछा गया है। और पॉलीमार्कस क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है, आप यहाँ पे कोटेशन लिख सकते हैं। पॉलीमार्क कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या भी आगे चलकर कहा गया है कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है, अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। ये पॉलीमार्क्स कहते हैं। थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन के दोनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, और ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। ये थ्रेसिमेकस का शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, इसे जिसकी लाठी उसकी भैंस भी कहते हैं।
प्लेटो का आरोप है कि उपयुक्त सभी विद्वान न्याय को बाह्य मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो जो है न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 इंद्रिय तृष्णा, नंबर 2 शौर्य, नंबर 3 बुद्धि। तो इसने आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्वान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। ये कोटेशन बनता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। और इसके बाद अरस्तु आएंगे। अरस्तु उन्होंने व्यक्ति को राज्य का बृहद रूप माना है और इन्होंने मस्तिष्क का व्यापक रूप, ये देख लेना। राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं निकलते, वरन उनके लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। ये इनका कोटेशन है। प्लेटो ने कहा, यदि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना, इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। अब प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया है। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या कहता है? वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप नोट्स बना सकते हैं इसका। प्लेटो शिक्षा सिद्धांत रिपब्लिक राजनीतिशास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये रूसो ने कहा है। ये आपका GIC लेक्चरर, UP PGT, सिविक्स TGT, UP PGT के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का एक मानसिक उपचार है। प्लेटो की शिक्षा योजना है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति ने शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा। तो कितने भागों में बांटा? 2, एक प्राथमिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या कहते हैं? ये प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है और वह शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक आपकी प्राथमिक शिक्षा होगी। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। तो 6 से 18 वर्ष तक आपके 2 विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरतें ही नहीं वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। अब 18 से 20 वर्ष तक यहाँ पे आप आयु, साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति सीखने की होगी, जो सैनिक शिक्षा होगी। और उच्च शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए और उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों के लिए ही उन्होंने की है। 20 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के पश्चात बौद्धिक तथा क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। यानी 20 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तो 20 वर्ष के बाद एक आपका, आज की भाषा में कह सकते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम के बाद जो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम को, तो वो कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी कहलाएंगे। और जो 20 वर्ष की जो क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम, वो आगे के लिए उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री पुरुष व दोनों ही भाग लेंगे। इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी, जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे। और उसके बाद सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, दर्शन, तर्क और न्याय की शिक्षा दी जाएगी। अब 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। किंतु 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण ही है। यानी 35 वर्ष तक आपकी शिक्षा होगी, लेकिन फिर भी यह अपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मत में शासक बनने के अधिकारी होंगे। तो इस तरह से पहले 6 से 18 वर्ष तक एक आपकी आयु, फिर 18 से 20 वर्ष तक, फिर 20 से 30 वर्ष तक इसमें जो क्वालिफाई होंगे वो 30, और फिर उसके बाद 5 और 5, इस तरह से 50 वर्ष का पूरा इन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है।
अब प्लेटो का साम्यवाद के संबंध में प्लेटो ने क्या किया है? तो प्लेटो का साम्यवाद आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने 2 बातें बतलाई हैं। प्रथम, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा। एक तो इन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया और दूसरा दिया है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो इन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं। व्यक्ति और परिवार के संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और क्षुधा रक्षक को भेड़िया बना सकती है। प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग के में मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहले से दूर करना चाहता है, इसलिए अभिभावक वर्ग के लिए नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। अब संपत्ति विषयक साम्यवाद इन्होंने यहाँ पे दिया है। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। ऐसा करने से राज्य का रक्षक बन पाएंगे। यानी संपत्ति विषयक जिन्हें जो सैनिक वर्ग होगा उसे कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, इसे अभिभावक वर्ग कहा है प्लेटो ने। संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं। यह व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। प्लेटो का साम्यवाद भोग नहीं त्याग का मार्ग है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं, बल्कि राजनीतिक शासन को व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। प्लेटो का साम्यवाद वर्गयुक्त समाज का निर्माण करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग मुक्त समाज की व्यवस्था करता है। गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही राम राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो की अध्ययन पद्धति आदर्शात्मक और निगनात्मक है। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है नेट में, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी, तो आदर्शवादी और निगनात्मक पद्धति थी। परिवार विषयक या स्त्रियों का साम्यवाद एक सिद्धांत दिया है प्लेटो ने। तो इसमें अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध के साथ साथ प्लेटो ने इन्हें परिवार से भी वंचित कर दिया है अभिभावक वर्ग को। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से मुक्त किया जाना चाहिए। प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं। अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना, यानी अभिभावक वर्ग के जो लोग हैं वो स्त्रियों को नहीं अपना सकते। राज्य में एकता स्थापित करने है तो नारियों की मुक्त तथा समान अधिकार। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। ये कोटेशन ये प्लेटो का है, आप यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के संसर्ग द्वारा, जिससे मानव नस्ल को सुधारा जा सके। अरस्तु आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। यहाँ पे इनकी आलोचना अरस्तु ने ये कहकर की है। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों व्यक्ति की तुलना राज्य और समाज को महत्व देते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के संरक्षण में 3 वर्ग अर्थात शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का समावेश है। तो 3 वर्ग यहाँ पर आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का प्रथम विकृत स्वरूप समान तंत्र है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के 4 तत्व बताए हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग और न्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आदर्श राज्य के कितने तत्व बताए हैं? तो 4: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग और न्याय। लाज, कानून का शासन। लाज इनकी एक पुस्तक है, कानून का शासन। तो प्लेटो कानून के महत्व स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पे ये कोटेशन प्लेटो का है, कभी कभी पूछा जाता है। यदि एक कुशल शासक का उदय हो जाए तो फिर व्यक्तियों के कानून द्वारा शासित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कानून या आदेश ज्ञान से महान नहीं हो सकता। इस संबंध में लॉर्ड एक्टन का कथन है, शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ये यूजीसी नेट और आपका जीआईसी लेक्चरार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आते हैं, तो इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। राज्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी में, कितनी होनी चाहिए? 5040। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। राज्य में 12 वर्ग, राज्य परिषद में 12 समितियाँ होनी चाहिए, जिसमें से प्रत्येक के द्वारा वर्ष में 1 माह के लिए शासन कार्य किया जाना चाहिए। प्लेटो के दार्शनिक राजा के संबंध में कार्ल पॉपर आलोचना करते हुए कहते हैं कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो को राजा बनाने की
दावेदारी है। तो ये कोटेशन किसका है? ये कोटेशन कार्ल पापर का है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अरस्तू के बारे में, जो इनके शिष्य थे। पर डे मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊँगा और ये वीडियो आपके लिए यूपी पीजीटी सिविक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।